हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही बात है, बढ़िया चलनी भी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सही बात है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारा बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जहां पे हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सही बात है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं एज अ सब्जेक्ट, और हम लोग ने ऑलरेडी 14th लेसन कवर कर लिया है और हमारा लास्ट लेसन चल रहा है, दैट इज 50th लेसन, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। सही बात है, इस लेसन को हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज ऑलरेडी अ थर्ड लेक्चर। इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर इसके ऊपर हम लोग ने बनाया हुआ है। सही बात है, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो 2 लेक्चर्स तो देख लेना जरूर से। इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग यहां से करने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग को, देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने हेडिंग डाल दिया था लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, पर मैं वहां पर पढ़ा नहीं पाया क्योंकि जो हमारा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वही पढ़ाने में पूरा लेक्चर का टाइम चला गया। पर कोई बात नहीं, आज हम लोग लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी दोनों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। सही बात है, ठीक है, सही बात है। देखो हम लोग ने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमारा बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन। सही है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू में ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन मतलब, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले जितनी बातें मैं इसमें पढ़ा रहा हूं वो समझो। बायोडायवर्सिटी देख लिया है, आ जाओ, मैंने ओवरव्यू आप लोगों को बताया था लेसन का। सही बात है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली लेसन। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोग को ओवरव्यू बताया हुआ है जिसमें मैंने आप लोग को बायोडायवर्सिटी और जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है, ये जो 2 पार्ट है, इसको मैंने 3 छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका क्या है, बायोडायवर्सिटी। समझना है हमें बायोडायवर्सिटी होती क्या है, क्या होती है, सब कुछ इसमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, देख चुके हैं ऑलरेडी, देखेंगे नहीं मतलब क्या, देख चुके हैं। सही बात है, नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, IUCN ने क्या बोला था, ये सब बातें हो चुकी है हमारी। ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो चुका है, लास्ट लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर बन गया था ना। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इन 2 चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सही बात है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ मच, कितना लॉस हुआ है भैया। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब कितना लॉस अभी तक हो चुका है, कितनी डायवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो जानेंगे। थोड़े नंबर्स याद करने इसके अंदर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सही बात है, और इसके कॉजेज क्या क्या है, क्यों इतना लॉस हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, होएक बताया था, HOAC, होएक से याद करेंगे। 4 मेन रीजन है आपके बायोडायवर्सिटी के लॉस के। H से आपका है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सही बात है। O से है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है भैया। A से क्या है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, एलियन मतलब वो मार्स वाले ग्रह वाले एलियन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली वहां एलियन होते भी है पता नहीं। ठीक है, पर एलियन की मतलब क्या है कि कोई स्पीशीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब मैं कहीं और से वो स्पीशीज यहां पे लाके डाल दूं तो इन लोगों के लिए, इस एनवायरमेंट के लिए वो क्या है, एलियन स्पीशीज है ना, तो वहां से कोई स्पीशीज यहां पे डाल रहा हूं। सो एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे को एक्सटिंक्शन। सही बात है, ये 4 हम लोग को रीजंस पढ़ने हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में। फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इजी है, कोई बात नहीं, देखो एकदम इजी लेसन है, ध्यान से सुनोगे मैं क्या क्या कह रहा हूं। जितनी बातें मैं बता रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेने का आप लोगों को मौका देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो, बाद में उसे अपने बुक पे लिखो या फिर मेरे साथ साथ अगर लिखते चलोगे अपने बुक में तो बहुत अच्छा है बच्चों, आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेसन ऐसे ही याद हो जाएगा। सिर्फ फैक्ट्स से लेसन के अंदर, ऐसा कुछ अलग से कुछ समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ फैक्ट से लेसन के अंदर। तो ध्यान, जितने मैं चीजें आप लोगों को बोल रहा हूं वो हर एक चीज ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। कंजर्वेशन में क्या पढ़ेंगे भैया, क्यों कंजर्वेशन करना है। इसमें भी मैं आप लोगों को 3 रीजन दूंगा। देखो वैसे तो बहुत ही फालतू सा सवाल है कि भैया बायोडायवर्सिटी है तो उसे कंजर्व करना ही चाहिए ना, पर क्यों कंजर्व करना है, तो आपकी बुक आपको 3 रीजन दे रही है। ठीक है, 3 रीजन आप लोगों को मिलेगा यहां पे भी कि भैया क्यों कंजर्व करना है। फिर कैसे कंजर्व करना है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। 2 तरीके हैं इसके अंदर, एक इन सितु कंजर्वेशन और एक एक्स सितु कंजर्वेशन। सही बात है, ठीक है। सो इतनी चीजें हम लोग को बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले टॉपिक के अंदर करनी है। तो चले चालू करें, यहां से स्टार्ट करना है हम लोग को लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से। चालू करें, चलो चालू करते बच्चों अपना लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब क्या, बायोडायवर्सिटी का सिंपल सा मीनिंग आप लोगों को बताया था मैंने कि वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन योर इकोसिस्टम। आपकी इकोसिस्टम में जितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर बायोडायवर्सिटी। डायवर्सिटी मतलब क्या है, विविधता, पढ़ो ना, हिंदी में बोलते हैं डायवर्सिटी विविधता, और बायो मतलब क्या, लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के जितने वैरायटीज ऑफ स्पीशीज मिलती हैं दैट इज नथिंग बट अवर बायोडायवर्सिटी। अब लास्ट के कुछ सालों में, कुछ 1000 100 सालों में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुए हैं।
ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे इंडिया में भी टाइगर खत्म हो गए थे, लेपर्ड्स की स्पीशीज खत्म हो गई तो मोदी जी ने बाहर से इंपोर्ट करवाया था, सही बात है, ठीक है। सो बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बच्चों धीरे धीरे। अब इसके रीजन क्या क्या है? सबसे पहला रीजन बच्चों ये है, देखो ध्यान से सुनो, कि इतने सालों में हार्डली कोई नई स्पीशीज बन रही है, ठीक है। नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है ना बच्चों, हम लोग ने एवोल्यूशन में पढ़ा है ना, स्पीसीएशन का मतलब क्या होता है? एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। अब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, सही है। तो क्या पहला पॉइंट है, देखो, देयर आर हार्डली एनी न्यू स्पीशीज बीइंग फॉर्म, ठीक है। एक नई स्पीशीज बहुत ही कम बन रही है, इक्का दुक्का एक नई स्पीशीज बन रही है। पर अभी जिस स्पीड से आपका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्सटिंक्शन बहुत हो रहा है, एक्सटिंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है ना बच्चों, सिर्फ एक सेंचुरी में, एक सेंचुरी मतलब 100 साल होता है, ठीक है। एक सेंचुरी बहुत कम टाइम होता है आपके। अगर आप अपने दादा नाना से मिलोगे ना, तो वो लास्ट सेंचुरी के लोग हैं, सही है। आपके दादा नानाओं ने हम लोग बोल सकते हैं ये देखा होगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलते देखा होगा, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो मेरे तो दादा देखे थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, सही बात है, ठीक है। सो एक सेंचुरी बहुत कम टाइम होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ 100 साल, 100 ईयर्स, समझ रहे हो। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि जिस स्पीड से एक्सटेंशन हो रहा है, जिस स्पीड से इंसान कत्लेआम मचा रहा है इस पूरी दुनिया में, इंसान हैवान बन चुका है बच्चों, ठीक है। तो जिस स्पीड से इंसान कत्लेआम मचा रहा है, उस स्पीड से सिर्फ एक सेंचुरी के अंदर 50% ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी विल बी लॉस्ट। मतलब इस दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका 50% ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, एक सेंचुरी में। और नेक्स्ट एक सेंचुरी में 100%, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 2 सेंचुरी में अगर हम लोग ने अपनी आदतें नहीं सुधारी, अगर हमने अपनी आदतें ठीक नहीं की, सिर्फ आने वाले 2 सेंचुरी में सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। और अगर सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए तो हम कैसे बचेंगे? सही बात है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ा था ना रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हर एक रिवेट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप धीरे धीरे एक एक रिवेट उखाड़ते जाओ ना, तो आपका प्लेन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप धीरे धीरे स्पीशीज को निकालते जाओ आपके एनवायरमेंट से, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और आपकी भी डेथ निश्चित है। मतलब आपकी नहीं, इंसानों की भी डेथ निश्चित है। और मैं तो चाहता हूं यार कि सबसे पहले ना इंसान ही एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो गया ना तो धरती का तो कल्याण हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। बहुत बेकार है इंसान, ये बात है, ठीक है। सो एट दिस रेट, इस स्पीड से, जिस स्पीड से एक्सटेंशन हो रहा है, सिर्फ एक सेंचुरी के अंदर, मतलब 100 साल के अंदर, 100 साल कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, समझ रहे हो, सिर्फ एक सेंचुरी के अंदर 50% हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। IUCN क्या बोलता है? IUCN का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, क्या है, अगर आ गया तो लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल, सही है, ठीक है। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो जो मैंने बोला है वो लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इसका कंजर्वेशन करना है नेचर का और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, सही बात है, ठीक है। ये एक यूनियन है बच्चों, जैसे हमारी यूएन है, यूएन है ना, पता है आप लोग को, जो वर्ल्ड वॉर से रोकती है यूएन हमारी, ठीक है। सो वैसे ही IUCN भी कंजर्वेशन है। अब IUCN के पास एक रेड बुक है। रेड बुक मतलब क्या? एक ऐसी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, समझ रहे हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। तो टोटल देखो, ये रेड बुक के अकॉर्डिंग 2004 का डाटा, ये रेड बुक के अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में पिछले 500 सालों में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है? 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बच्चों, समझ रहे हो कितनी बुरी बात है। एक साल में, समझ लो, एक साल में 1.5 का एवरेज बनता है, मतलब एक साल में हम एक से ज्यादा स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवा दे रहे। बहुत बुरी बात है, ये शर्म की बात है इंसानों के लिए, सही है। क्या बोल रही है IUCN कि पिछले 500 सालों में, कितने 500 सालों में हम लोग ने ऑलमोस्ट 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर दिए, समझ रहे हो। मतलब ये 784 स्पीशीज अब हम कभी नहीं देख सकते, हमारे जो अगले आने वाली जनरेशन है वो कभी नहीं देख पाएगी, उनको पता ही नहीं होगा स्पीशीज के, सिर्फ फोटोज देखेंगी, समझ लो कितनी बुरी बात है, समझ लो, ठीक है। ये स्पीशीज हम देख ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ इंसान। और एक बात बताती है कि लास्ट 20 ईयर्स में, सिर्फ 20 साल की बात करें अगर हम लोग, तो लास्ट 20 ईयर्स में बच्चों हम लोग ने 27 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवा दिया है। कितने? 27 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करते चले गए
तो एक दिन सर्वनाश हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, बोलते हैं ना कि आपका जो अर्थ है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और खत्म, सब खत्म, समझ रहे हो? ठीक है। सो IUCN का डाटा क्या है, उसके पास एक रेड बुक है। रेड बुक के अकॉर्डिंग लास्ट 500 सालों में कितने 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, सही बात है। और लास्ट 20 सालों में कितनी 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, सही बात है। ठीक है, आगे चले, देखो एज सून एज, अच्छा एक और चीज आप लोगों को बता रहा हूं, इस लाइन में आप लोगों को बताई हुई है, पैसिफिक ओशन आप लोगों को पता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन आप लोगों को पता है, मान लो ये अमेरिका है और यहाँ पे आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आपका एशिया है, सही है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे जो ओशन है बच्चों उसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ वाला ये वाला जो एरिया है इसका पैसिफिक ओशन बोलते हैं। अब पैसिफिक ओशंस में बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे आइलैंड्स हुआ करते थे, पैसिफिक ओशंस में कुछ ऐसा आइलैंड्स हुआ करते थे जो कि ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया में आता था। तो पहले इस आइलैंड्स पे इंसान नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, लेकिन जैसे इस आइलैंड्स पर, पैसिफिक ओशंस के आइलैंड्स पर जैसे ही इंसान पहुंचे, कुछ ईयर्स के अंदर ही वहां पे 2000 बर्ड्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई, देखो एज सुन एज द ह्यूमन इनहिबिटेड ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, ठीक है, मैंने क्या बताया, एज सुन एज ह्यूमन इनहेबिटेड, ठीक है, इनहेबिटेड मतलब वहां पे रहने लगे, कहां पे, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड गॉट एक्सटिंक्ट, समझ रहे हो? तो ह्यूमंस कितने खतरनाक है, समझ रहे हो? ह्यूमंस को ही एक्सटिंक्ट करवा दो यार, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है, ह्यूमंस को ही एक्सटिंक्ट हो जाने दो, पूरा अर्थ हमारा अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, सो इट इज, समझ में आई बात, ठीक है। और मास एक्सटिंक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा ना कि टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन आज तक हुए हैं, आज तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। तुम लोगों ने डायनासोर वाली कहानी सुनी होगी कि डायनासोर कैसे मरे, एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आया और अर्थ के ऊपर आके लड़ गया, जैसे अर्थ के ऊपर आके वो टकराया जिसके वजह से इतना ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसके वजह से सुनामीज न क्या इसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं सबकी डेथ हो गई। ऐसे एक्सटिंक्शन को, मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर में, एक पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज्यादा नंबर में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, सही बात है। टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन आज तक हुए हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री में या फिर ऐसी चीजें पढ़ने में रुचि रखते हो तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मैंने बुक्स पढ़ी है बहुत सारी, तो मैंने पता है मुझे, ठीक है, टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन टोटल हुए हैं। बट अभी जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है बच्चों, अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, ठीक है, इट इज अ 6th मास एक्सटिंक्शन। अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं वो 6th मास एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। एंड ये जो 6वां मास एक्सटिंक्शन है ना बच्चों, इट इज 100 to 1000 टाइम्स मोर इंपैक्टफुल। ये जो पिछले 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उससे 100 से लेके 1000 टाइम्स ज्यादा हम लोग कह सकते हैं इंपैक्टफुल है, उससे ज्यादा हम लोग कह रहे हैं स्पीशीज लॉस हो रही है, समझ लो। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी एक एनिमल की वजह से पूरे इन्वायरमेंट की या पूरे इकोसिस्टम में एक्सटिंक्शन देखने के लिए मिल रही है। वी आर ऑल्सो एनिमल ना, तो अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक एनिमल की वजह से, एनिमल समझ रहे हो, ठीक है, इंसानों की वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है। और वो कितनी तेज हो रही है, ऑलमोस्ट 100 to 1000 टाइम फास्टर है ये, समझ रहे हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉज ऑफ लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, कि भैया क्या कॉज है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे द एविल क्वार्टेट। इसका रीजन है द एविल क्वार्टेट, ठीक है, एविल क्वार्टेट, क्वार्टेट मतलब होता है 4, तो 4 एविल रीजन है, मतलब 4 एकदम बेकार से रीजन है। वो कौन कौन से 4 रीजन है, होयाक से याद किया था ना हम लोग ने, HOAC, ठीक है, इससे हम लोग ने याद किया था। H का फुल फॉर्म है बच्चों हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही है, नंबर 1 रीजन यही है, नंबर 1 रीजन यही है एनिमल्स के या फिर स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का। कौन सा, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसका नॉर्मल सा मतलब ये है, देखो कि मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उसको एक एरिया चाहिए होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक बड़ा सा एरिया चाहिए होता है जिसके अंदर वो रहता है। जैसे मान लो शेर है, सही है, तो शेर की भैया एक टेरिटरी होती है ना, अगर आप उस टेरिटरी के अंदर से उसको काटते जाओगे, उसके अंदर रोड बना दोगे, फ्रेगमेंटेशन मतलब पता है ना आप लोग को, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, मान लो इतना बड़ा एरिया है,
100 किलोमीटर का एक एरिया है, इसके अंदर शेर रहते हैं। अब शेर को ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए। अब मान लो इसके अंदर से आप रोड बनाने लगे, इसके अंदर से आप रेलवेज बनाने लगे, समझ रहे हो, इसके अंदर से आप अलग अलग चीजें डेवलप कर रहे हो। अब इसका क्या कर रहे हो आप, फ्रेगमेंट कर रहे हो ना। देखो आप इस एरिया को क्या किया आपने, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, सही है। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन अब ये जो एनिमल्स है जो यहाँ पे रह रहे थे पहले से बच्चों, अब वो उतनी फ्रीली नहीं घूम पाएंगे, समझ रहे हो। उनके रास्ते में इनके रास्तों में ये चीज आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका हैबिटाट लॉस हो गया। अगर आप किसी का घर छीनोगे तो वो कैसे रहेगा, सही है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम जंगल को काट काट कर अपने घर बनाए जा रहे, समझ रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द नंबर 1 रीजन फॉर द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट ओ से है भैया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, कि किसी भी चीज को बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, सही बात है। जैसे फिशेस पकड़ते हैं लोग, ठीक है, तो फिशेस का कल्टीवेशन करना ठीक है। मान लो आपने खुद का पॉन्ड बनाया है, उसके अंदर आप खुद फिशेस को क्या कर रहे हो, रिप्रोड्यूस करवा रहे हो और फिर पकड़ के खा रहे हो, तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहां जाते हैं, सीज से पकड़ते हैं। अब भैया इतना जल्दी कोई भी सीज रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई भी आपकी फिशेस है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही जितने जल्दी आप उसे पकड़ ले रहे हो, समझ रहे हो। तो इतना ज्यादा आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो फिशेस का, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज है वो कम प्रतिदिन कम होते जा रही है, सही बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीजन है आपका ए से है बच्चों एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एलियन स्पीशीज मतलब क्या, मार्स प्लेनेट से एक स्पीशीज आ गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो एक आपका बायोडाइवर्सिटी है। अब इस बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मान लो मैं कहीं दूसरे अमेरिका से लाके कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डाल दो जो इस एरिया का है भी नहीं, उसका नेचुरल प्रेडेटर यहाँ पे है भी नहीं, तो भैया वो तो एकदम स्टंटेड ग्रोथ करेगा ना, फटाफट बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स वहां पे थे वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो दिस इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एंड द लास्ट सी से आपका क्या है, को एक्सटिंक्शन। ठीक है। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या, मान लो दो ऐसी स्पीशीज है जिनके बीच में ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म पता है ना आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था, जिससे मान लो कोई भी दो स्पीशीज है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, तो इसमें एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का भी फायदा हो रहा है, समझ लो, दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है, तो दोनों को पॉजिटिव से दिखाया था, उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, सही है। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, कि मान लो एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज पर डिपेंड है। अब इस स्पीशीज का जो काम है, जिस काम के लिए वो डिपेंड है किसी दूसरी स्पीशीज पे, वो स्पीशीज ही इसका वो काम कर सकती है और दुनिया में कोई और स्पीशीज उसका वो काम नहीं कर सकती, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉलिनेशन के लिए कोई फ्लावर है और कोई इंसेक्ट है, सही बात है, तो इंसेक्ट ही उसका पॉलिनेशन कर सकती है और कोई उसका पॉलिनेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ पूरी तरीके से उस दूसरी स्पीशीज के ऊपर ही है प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो उसकी वजह से ये वाली स्पीशीज भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो को एक्सिस्टेंस मतलब दो स्पीशीज जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में थी, ठीक है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में थी, दोनों का क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो जा रहा है। दिस इज नथिंग बट योर 4 द एविल क्वार्टेट। ये है आपके 4 एविल क्वार्टेट जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो आ जाओ एक एक करके सबको पढ़ते हैं, सही बात है, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चों, हैबिटाट एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने आपको बताया, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मान लो एक एरिया है, ठीक है, जिसमें एक लायन रहता है, मान लो, अब देखो लायन को भी एक बड़ी सी टेरिटरी चाहिए। अगर आप यहां से इसको काट काट के यहां से आप रोड बना दोगे, तो ये यहां से मान लो आपने रेलवे बना दिया, सही है, यहां से आपने कुछ और बना दिया, तो अब आपने इस एरिया का क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, जिसके वजह से जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट लॉस हो गया बच्चों, समझ में आ रही बात, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं उनका क्या हो गया, हैबिटाट लॉस हो गया। एक सेकेंड ना बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने, एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया है। अब अगर उस एरिया में फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाए, सही है, उस एरिया में फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाए, छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाए, तो ये भैया हैबिटाट लॉस हो गया ना। मान लो इस एरिया में एक एलिफेंट रह रहा था, अब वो उस एलिफेंट की पूरी टेरिटरी थी, पर अब वो नहीं घूम पा रहा, नहीं रास्ते क्रॉस कर पा रहा, नहीं स्टेशन जो पट्टियां हैं वो उसे क्रॉस कर पा रहा,
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एलिफेंट की डेथ होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे क्योंकि इसका हैबिटाट लॉस हो गया। समझ रहे हो? एंड दिस इज द नंबर 1 रीजन, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, सो दिस इज द नंबर 1 रीजन फॉर द हैबिटाट लॉस, फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं बच्चों, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अगर मान लो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, पिछले 50,000 सालों से उनके जितने भी पूर्वज थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर रहे थे, पर आपने इसके बीच में कुछ बना लिया, मान लो यहाँ पे डैम बना दिया बड़ा सा, अब वो ऑर्गेनिज्म यहां से वहां जा ही नहीं पा रहा, समझ लो, जिसकी वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। सही बात है। और जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहां पे भी वो भी लिख देता हूं मैं, जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म नीड अनडिवाइडेड एरिया, अनडिवाइडेड एरिया मतलब जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अनडिवाइडेड बड़ा एरिया चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आप उनका हैबिटाट, उनका घर ही छीन लोगे तो वो रहेंगे कहाँ, उनकी डेथ ही होगी ना बच्चों। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ नेक्स्ट कम टू सेकंड रीजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया कि जरूरत से ज्यादा किसी को मार दो, जरूरत से ज्यादा किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर दो, दैट इज नथिंग बट योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ के कुछ एग्जांपल्स है, देखो स्टेलर सी काउ, ठीक है, स्टेलर सी काउ नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो आपको पानी में पाया जाता है, रशिया में पाया जाता था, ये पाया जाता है नहीं, पाया जाता था रशिया में, सही है। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली एक पैसेंजर पिजन होती थी, पैसेंजर पिजन, ऐसा देखो पैसेंजर पिजन ऐसा माना जाता था ना पहले, जब बहुत पहले की बात है, उस टाइम पे पैसेंजर पिजन्स का झुंड निकलता था, ठीक है, लाखों में पैसेंजर पिजन निकलते थे। अगर पैसेंजर पिजन्स का झुंड किसी भी शहर के ऊपर से उड़ के चला जाए ना, तो ऐसा बोलते थे कि उस शहर में थोड़े समय के लिए रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, मतलब इतने ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर पिजन उड़ते थे जिसकी वजह से रोशनी नहीं पहुंच पाती थी नीचे तक। समझ रहे हो, इतने ज्यादा नंबर में थे, पर इंसानों ने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अभी एक्सटिंक्ट हो गए, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ डोडो बर्ड्स है, डोडो बर्ड्स मतलब ऐसी बर्ड्स होती है जिनके पास विंग्स नहीं होता था, छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे। सो ये सारे के सारे कैसे एक्सटिंक्ट हुए, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम बहुत मारते थे इनको, जिनको मार मार कर पकड़ ले रहे थे, समझ लो। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये सारे के सारे स्पीशीज क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज के समय में। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है बच्चों एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अब इसमें हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एलियन स्पीशीज मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज में डाल दो जो उसका हैबिटाट है भी नहीं, पर वो उस स्पीशीज में आप डाल दो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, नाइल पर्च करके एक नदी है, सॉरी नदी नहीं, एक ये है फिश है, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में आप लोगों को पता है यहाँ पे सर नाइल रिवर फ्लो होती है, सबसे लंबी रिवर है और सबसे चौड़ी रिवर भी बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो नाइल रिवर है। अब इस नाइल रिवर में बच्चों एक फिश पाई जाती थी जिसको हम लोग कहते थे नाइल पर्च, ठीक है, एक फिश पाई जाती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नाइल पर्च। सो नाइल पर्च कहाँ मिलती थी आपको, नाइल रिवर में मिलती थी। अब देखो ये आदमियों की खुरापाती दिमाग है, ठीक है, इंसानों की खुरापाती दिमाग है। अब ये नाइल पर्च यहाँ पे मिल रही है, तो आदमियों ने क्या किया, जो खुरापाती दिमाग वालों ने क्या किया, इन्होंने इस अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में एक लेक है बच्चों जिसको हम लोग विक्टोरिया लेक बोलते हैं, विक्टोरिया लेक। अब इस विक्टोरिया लेक में ये नाइल पर्च नहीं मिलती थी, पर खुरापाती लोग क्या कर सकते, उन्होंने इस नाइल पर्च को यहां से निकाला और कहां डाल दिया, विक्टोरिया लेक में डाल दिया। सही बात है। अब इस विक्टोरिया लेक में उसका नेचुरल प्रेडेटर है भी नहीं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाइल पर्च जो कहां मिलती थी, नाइल रिवर में, उसको डाल दिया बच्चों कहां पे, विक्टोरिया लेक में, जिसकी वजह से 200 स्पीशीज किसकी, चिकलेट फिश की एक्सटिंक्ट हो गई। समझ रहे हो, मतलब ये क्या करी, इनको खा गई ना जाके चिकलेट स्पीशीज को, और इनको खाने वाला कोई था ही नहीं वहां पे, क्योंकि इनका नेचुरल प्रेडेटर वहां पे है ही नहीं ना, क्योंकि वहां की है ही नहीं, इनका बायोडाइवर्सिटी वहां का है ही नहीं, तो इनको मारने वाला कोई है ही नहीं वहां पे। तो ये इनका नंबर बढ़ते जा रहा है, और जितनी भी चिकलेट फिश थे, कितनी 200 स्पीशीज थी चिकलेट फिश की बच्चों, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। समझ रहे हो, तो इंसान कितने बेवकूफ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इसी नाइल रिवर का, यहां से एक अफ्रीकन कैटफिश ली थी, अफ्रीकन कैटफिश, इसको इन्होंने डाल दिया इंडिया में, इंडिया देखो इंडिया में किसी फिश के अंदर डाल दिया, और इस किसी रिवर के अंदर डाल दिया, नाम नहीं दिया हुआ है,
इस रिवर में पहले से इंडियन कैटफिश मिलती थी। आज के टाइम पे ये अफ्रीकन कैटफिश इंडियन कैटफिश को थ्रेटन करती है। इन इंडियन कैटफिश की जो पॉपुलेशन है, जो इनकी स्पीशीज है, वो बहुत ही कम हो चुकी है, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुकी है। तो ये कैसे आई यहाँ पे? इंसानों की वजह से ही ना। फालतू काम करते इंसान। यहाँ पे पहले से आराम से पड़ी थी अफ्रीकन कैटफिश, तो क्या मजा आ रहा था, उसको उठा के कहाँ डाल दिया लोगों ने? यहाँ पे डाल दिया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, लिख लेना। अफ्रीकन कैटफिश कहाँ डाल दिया था ये लोग ने? इंडियन रिवर में। इसके वजह से इंडियन कैटफिश, ठीक है, इंडियन जो कैटफिश है अब वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी है। सही है। ऐसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स के भी दिए हुए। देखो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। देखो वाटर हाइसिंथ ना, कोई गया होगा बाहर अमेरिका में, ठीक है, तो उन्होंने देखा होगा कि यार बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर लगे हुए। सही है। तो उन्होंने क्या किया होगा, उस फ्लावर को वहां से उठाया होगा, चलो भैया इसको इंडिया में उगाएंगे, जाके ब्रह्मपुत्र रिवर के यहाँ पे उगा दिया। अब वो इतना तेज फैलता है क्योंकि यहाँ पे उसका कोई प्रेडेटर है नहीं, तो वो इतना तेज फैलता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो लेक को या फिर रिवर को कवर कर लेता है। रिवर को तो नहीं, लेक को पूरा का पूरा कवर कर लेता है। समझ रहे हो? जिसकी वजह से और दूसरी कोई स्पीशीज ही वहां पे ग्रो नहीं हो पाती। वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही लेंटाना की भी एक स्पीशीज होती है प्लांट्स की, जो कि ऐसे बहुत तेज ग्रो हो जाती है और इसको एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया गया था। समझ रहे हो? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। इसमें कुछ चीजें याद करनी है आप लोगों को। एग्जांपल जैसे ये नाइल पर्च का एग्जांपल याद करना है और ये अफ्रीकन कैटफिश का एग्जांपल याद करना है। प्लांट्स में आप वाटर हाइसिंथ याद करोगे चलेगा। ठीक है। इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज को एक्सटिंक्शन। ठीक है। को एक्सटिंक्शन का सिंपल सा मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो कोई दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। ठीक है, दो स्पीशीज है बच्चों, और इन दोनों स्पीशीज के बीच में म्यूचुअलिज्म है। कैसा है? म्यूचुअलिज्म। और कैसा म्यूचुअलिज्म है? देखो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था ना, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है, ठीक है, लिख दिया म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बच्चों कि इस स्पीशीज पे, ये जो स्पीशीज है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? अगर ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो ये भी हो जाएगी, और अगर ये हो गई तो ये भी हो जाएगी। मतलब इसका काम इसके सिवाय किसी और से नहीं चल सकता, ये सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। और सिमिलरली ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? तो अगर एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दो स्पीशीज एक साथ एक्सटिंक्ट हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? को एक्सटिंक्शन। ठीक है। यहां पे आप कुछ पॉलिनेटर और फ्लावर्स का एग्जांपल दे सकते हो। चलेगा? समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। देखो अभी हमारा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने अपना खत्म कर दिया है, जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया कितना बायोडायवर्सिटी लॉस है और हम लोग ने पढ़ लिया इसके कॉजेस। चलेगा? समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते बच्चों, हाउ वी कैन कंजर्व इट। ठीक है, हम कैसे भैया कंजर्व करें हमारी बायोडायवर्सिटी को, हम कैसे कंजर्व करें। इतना सब तो हम लोग ने देख लिया कि इतना लॉस हो गया है, ये हो गया है, इतना प्रॉब्लम हो गया है हमारे दुनिया में, तो अब इसे कैसे बचाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। सही है। सो देयर आर समथिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यों बचाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यों बचाया जाए भाई, क्या जरूरत है, वाई। देख रहे हो? अभी भी हमको सिर्फ अपना फायदा ही देखना है, अभी भी हमको सिर्फ अपना फायदा ही देखना है। सबसे पहला है क्यों। कोई बात नहीं, आपकी बुक इसमें भी आपको 3 रीजन देगी। ठीक है, 3 रीजन आपको बताए जाएंगे कि भैया क्यों बचाना है, अगर बायोडायवर्सिटी चली गई तो क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। सही है। सो देयर आर 3 थिंग्स। और लास्ट है हाउ, कैसे बचाया जाए, हाउ वी कैन सेव आवर बायोडायवर्सिटी। ठीक है। सो ये 2 आंसर्स हमको देने हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। आ जाओ देखते हैं रीजंस फॉर कंजर्वेशन, कैसे कंजर्वेशन किया जाए, क्यों कर रहे हैं हम लोग भैया, काय को करना है कंजर्वेशन, वाई वाला। ठीक है, वाई वाले का आंसर दे रहे हैं अभी हम लोग। तो इसके 3 रीजन आपकी बुक दे रही है बच्चों। 3 रीजन है। एक है बच्चों नैरोली यूटिलिटेरियन, एक है बच्चों आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और एक है आपका एथिकल रीजंस। 3 रीजन आपको दिया गया है। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है, एक है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और एक है आपके एथिकल रीजन। अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो, मान लो आपको सिर्फ अपना सोचना है, सेल्फिश आदमी, ठीक है, तो वो नैरोली यूटिलिटेरियन उसके लिए है। जो सेल्फिश है, सेल्फिश समझते हो ना, मतलब जो सिर्फ खुद का सोचता है, ऐसे लोगों के लिए नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन है।
जो भैया मैच्योर है, मैच्योर, जैसे हम और आप, मैच्योर ह्यूमन, हमको पता है ना मैच्योर ह्यूमन, ठीक है, वो कैसे सोचेगा, उसका रीजन यहां पे है। अगर आप सेल्फिश हो तो आपके लिए भी रीजन है मेरे पास, अगर आप मैच्योर हो, अच्छे हो, तो आपके लिए भी रीजन है, और अगर आप एकदम संत हो चुके हो, ठीक है, सेंट हो चुके हो, यहां पे लिख दो संत, अगर आप संत हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि भैया नहीं इसकी मदद हमें करनी चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, इथिकल चीजें पढ़ते थे, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट मत करो पर लोगों की मदद करो, अच्छे काम करो, ये वो, अच्छी नेकी कर दरिया में डाल, बोलते थे ना हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग इथिकल में पढ़ेंगे। अब देखो नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब क्या, हमको बुक हमारी समझा रही है कि अगर बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई बच्चों, अगर बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई, कौन से कलर से लिखें, चलो ब्लू से लिखते हैं, अगर बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई तो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, ठीक है, इन सबको बेच बेच के आप पैसे कमा सकते हो ना, तो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल नहीं मिलेंगे, और सीरियल्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, वुड नहीं मिलेगा आपको, मेडिसिन नहीं मिलेंगे। आपको पता है, आपको पता है इस दुनिया में जितने भी मेडिसिन हैं, जितने भी मेडिसिन बनते हैं 25% प्लांट से, मतलब 25% वो प्लांट से, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है दुनिया में, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, समझ लो, ठीक है, तो अगर आप सारे ऑर्गेनिजम्स को मार ही दोगे तो भैया आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगे, समझ लो, ठीक है, टोटल 25,000 ऐसी स्पीशीज है प्लांट्स की, कितने, 25,000 ऐसी स्पीशीज है बच्चों प्लांट्स की जो मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है, समझ लो। तो अगर आप सेल्फिश हो, अगर आप सिर्फ बिजनेस माइंडेड वाले हो, तो जरा इन चीजों को देखो, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो बेचोगे क्या, खाओगे क्या, समझ रहे हो, आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, सीरियल्स नहीं मिलेंगे, वुड नहीं मिलेंगे, मेडिसिन नहीं मिलेंगे, और आपको नेचर से जो जो नहीं मिलता सब लिख दो इसके अंदर, जो भी चीजें नेचर से मिलती है उसको हम लोग बेचते हैं, जैसे वैक्स मिलता है, फिर रबर मिलता है, समझ रहे हो, जो भी चीज आपको नेचर से मिलता है वो सब कुछ यहां से लिख दो, ये है आपका नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब ये आपको वो एग्जांपल दे रहा है बच्चों जिससे आपका फायदा हो रहा है बायोडायवर्सिटी के, समझ रहे हो, तो ये सेल्फिश इंसान के लिए है, ठीक है, एग्जाम में ये मत लिख के आना सेल्फिश इंसान, मैच्योर इंसान, ये मार्क्स नहीं मिलेगा, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। फिर बात है नेक्स्ट बच्चों ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये क्या कहता है, देखो भाई अगर नेचर नहीं हुई तो वो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, फिर अगर नेचर नहीं हुई, प्लांट सारे खत्म हो गए, तो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, और ऑक्सीजन आपको फ्री में मिलता है, सही बात है, कोई भी ऑक्सीजन आपको देता नहीं है, ऐसा नहीं ना कि प्लांट्स आते और बोलते भाई चल तूने इतना ऑक्सीजन लिया है तो चल इसके पैसे दे, मेरे पैसे गिना, नहीं ना, वो लोग नहीं करते, फ्री में आपको देते, सही बात है। तो आप थोड़ा सा सोचो, पॉलिनेशन नहीं होगा, समझ लो, नेचुरल ब्यूटी, अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो घूमने कहां जाओगे, कैसे जाओगे लक्षद्वीप घूमने, सही है, ठीक है, कैसे जाओगे हिमालय घूमने, जब इतनी ब्यूटी ही नहीं रहेगी, इतने बायोडायवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो कहां जाओगे, नेचुरल ब्यूटीज नहीं रहेंगी बच्चों, समझ रहे हो। तो ये आपका एक मैच्योर इंसान जैसे सोचना कि यार ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, इतनी ब्यूटीज कहां से मिलेंगी, समझ लो, जो हम लोग घूमने जा रहे हैं नेचर कहां से मिलेगा, फ्रेश हवा कैसे मिलेगी, जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये हमको सोचना है ब्रॉडली यूटिलिटी, यहां पे हमारा फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि भैया हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है, फायदा मतलब क्या, प्लांट्स को कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इथिकल बच्चों, इथिकल मतलब क्या, संत जैसा सोचेंगे कि भले हमारा फायदा ना हो, हमें कुछ मिले ना मिले, ना हमें फ्रूट्स मिले, ना हमें वेजिटेबल मिले, ना हमें वुड मिले, ना हमें ऑक्सीजन मिले, फिर भी हमें लोगों की मदद करनी है, ठीक है। क्या अगर कोई स्पीशीज है जिसके रहने से, मान लो आपके एरिया में कोई डॉग घूम रहा है, अगर वो डॉग मर जाए तो क्या आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, ज्यादा लोग तो यही बोलेंगे कि भैया फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संत क्या सोचेगा, एक इथिकल पर्सन क्या सोचेगा कि क्या अगर कोई इंसान, कोई भी स्पीशीज का मुझे फायदा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट करनी ही नहीं है, करना ही डिजर्व नहीं करती। इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज है, चाहे वो आपका फायदा दे रहे हैं, आपको फायदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, ठीक है, ऑल द स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज हैव राइट टू लिव, समझ रहे हो, हर स्पीशीज का राइट है बच्चों जिंदा रहना, चाहे उससे आपका फायदा हो या ना हो, समझ रहे हो। तो ये हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, एथिकल। तो 3 रीजन समझ में आ गए कि क्यों हमें हमारे बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। कौन कौन सा है, सबसे पहला
नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है, उसके बाद है ब्रॉडली क्यों नहीं बोल पा रहा हूं मैं, यूटिलिटेरियन, अब सही है, ठीक है, यूटिलिटेरियन नहीं बोल पा रहा हूँ, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और आपका इथिकल रीजन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भैया बिजनेसमैन जैसा सोचो, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो बेचोगे क्या, कमाओगे कैसे, सही है। तो फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, सीरियल मिलता है, वुड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, जितनी चीजें आपको मिलती है नेचर से सब लिख दो इसमें, चलेगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर ब्रॉडली में मतलब क्या, हम लोग ऐसी चीजें सोच रहे हैं जिससे हम पैसा नहीं कमाते फिर भी हमारा फायदा हो रहा है, जैसे वुड्स, पॉलिनेशन, नेचुरल ब्यूटी, ये सारी चीजें हम लोग ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएंगे। फिर हमारा इथिकल में मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर कोई स्पीशीज से हमारा फायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट करना ही डिजर्व नहीं करती। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव राइट टू एग्जिस्ट, हैव राइट टू लिव, समझ रहे हो। सो दिस इज द इथिकल इश्यूज, समझ में आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम कैसे कंजर्व करें भैया, इतना सब सर आपने बता दिया, इतना सब आपने पढ़ा दिया सर कि इतना ये है वो है, इतना प्रॉब्लम है ये वो है, अब हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा इनिशिएटिव ले, हम कैसा चीज करें जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाए। तो दो तरीके हैं कंजर्वेशन के, दो तरीके हैं, एक है आपका इन सीतु कंजर्वेशन, ठीक है, और एक है आपका एक्स सीतु कंजर्वेशन, ठीक है। दो चीजें हैं, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन। क्या है मतलब, देखो अगर मान लो एक बड़ा सा एरिया है, जैसे मान लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुना है नाम, इसी के अंदर आता है वो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहां पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ना, ठीक है। तो मान लो एक एरिया है, जब तक ये बना नहीं था, मान लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एग्जिस्ट नहीं करता, अब वहां पे बहुत सारे शेर थे, बहुत सारे शेर वहां पे घूमते थे, अपने हैबिटाट में रहते थे। अब मान लो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे शेर की स्पीशीज है जो कि और कहीं पे नहीं है, तो अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये शेर की स्पीशीज यहाँ पे भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, सही है। तो मैंने क्या किया, जहां पे भी शेर रह रहे थे उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी, चारों मतलब छोटी सी नहीं, बहुत बड़े एरिया में क्या बना दी मैंने, एक बाउंड्री बना दी कि भैया अब वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ शेर ही रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैंने एक एरिया पैक कर दिया, जहां पे शेर रहता था मैंने उसी एरिया को क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया, समझ रहे हो। जहां पे शेर था, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता था, मैंने उसी एरिया को उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया। इस चीज को हम लोग कहते हैं इन सीतु कंजर्वेशन, समझ में आ रही बात, ठीक है। इन सीतु कंजर्वेशन मतलब क्या, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म है उसको वहीं पे कंजर्व कर दो, वहीं पे मैंने बाउंड्री बना दी कि भैया अब इसके अंदर कोई आएगा नहीं, इसको मारेगा नहीं, सही है, तो इसको वहीं पे मैंने कंजर्व कर दिया। दिस इज नोन एज इन सीतु कंजर्वेशन, सही है। एक्स सीतु मतलब क्या, जैसे मान लो कि कोई जिराफ है, ठीक है, अब कोई जिराफ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है एक एरिया में, अगर वो उस एरिया में रहा तो उसका एक्सटिंक्शन फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा चल भाई, उसे लेकर चलूंगा, गाड़ी में बैठाऊंगा और उसे लेकर आ जाऊंगा कोई ऐसी जगह पे जहां पे मैं उसको कंजर्व कर दूंगा, सही बात है। मैं दूसरी जगह पे उसको लेकर आऊंगा और वहां पे कंजर्व करूंगा, जहां पे वो था उसको वहां पे कंजर्व नहीं किया मैंने, उसको उठा के लाया और कहीं और पे उसका कंजर्वेशन किया। दिस इज नोन एज एक्स सीतु कंजर्वेशन। जैसे जूज होते, जू आप लोग गए रहोगे ना, तो जू में तो जनरली एनिमल्स को आप देखते हो और एनिमल्स का कंजर्वेशन भी वहां पे किया जाता है, सही है। एनिमल्स को वहां पे टाइम बाय टाइम फूड देना पड़ता, दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको फूड ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उसको मेटिंग के लिए उसका पार्टनर दिया जाता है ताकि और बच्चे पैदा हो, सही बात है, ठीक है। वहां पे उनका कोई प्रेडेटर नहीं होता, उनको मारने के लिए कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सके, समझ रहे हो, ठीक है। तो जहां पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर जाकर कंजर्व करोगे उसे हमको क्या कहेंगे, एक्स सीतु कंजर्वेशन, और किसी ऑर्गेनिज्म को आप उसी जगह पे कंजर्व कर दोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन सीतु कंजर्वेशन। अब इसके ढेरों एग्जांपल है, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल है। इन सीतु कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे फेमस एग्जांपल है बच्चों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में, ठीक है, क्या होता है बात करेंगे हम लोग। फिर बायोस्फीयर, जो भी आपका बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क, जब अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मुंबई में भी है ना संजय गांधी नेशनल पार्क, सही है। तो एक एरिया है, मैंने उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया, वहां के जो एनिमल है वो वहीं पे कंजर्व रहेंगे। दीज आर द नेशनल पार्क इन सीतु कंजर्वेशन। फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या हो गया, मिट गया क्या, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपका इन सीतु कंजर्वेशन का, ठीक है। एक चीज और होती है वाइल्ड लाइफ सफारी, सुना आप लोग ने, वाइल्ड लाइफ सफारी, जहां पे एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हम लोग एक छोटे से गाड़ी में बैठ के सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। क्या वाइल्ड लाइफ सफारी इन सीतु है या एक्स सीतु है बच्चों, में एक्स सीतु है। वाइल्ड लाइफ
सफारी एक्स सीतु है, मतलब ऑर्गेनिज्म को पकड़ पकड़ के एक एरिया में लाया जाता है, फिर वहां से हम लोग उसका टूर कर सकते हैं। सही बात है, सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इन सीतु है। और आपके सेक्रेड ग्रुव्स, सेक्रेड ग्रुव भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सो ये दो चीजें अलग से पढ़ना है, कौन कौन सा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और सेक्रेड ग्रुव। समझ में आ गई बात, ठीक है, बाकी समझ में आ गया। एक्स सीतु मतलब क्या, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल मतलब जू आपके, सही है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ पकड़ के लाया जाता है और उनको कंजर्व किया जाता है। फिर बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन मतलब क्या, और प्लांट्स का, कोई प्लांट बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड था तो मैंने एक एरिया पकड़ा, उस एरिया में सारे के सारे प्लांट्स को उगा दिया, सही है, तो ये बोटानिकल गार्डन होगा, उसका नाम लिख देंगे हम लोग वहां पे। फिर सीड्स, सीड्स को भी कंजर्वेशन किया जाता है। मान लो कोई सीड्स, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट का ऑर्गेनिज्म आगे चल के एक्सटिंक्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, एक बोरा भर के पूरा उसका सीड रख लूंगा। अब जैसे वो एक्सटिंक्ट होगा, ले सीड ऐसे फेंकना चालू कर दूंगा और वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट वापस उग जाएगा। सही बात है। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, आप लोगों को पता है एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, कहां पे, जैसे अगर एनिमल्स के एम्ब्रियो को प्रिजर्व किया जाता है तो उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। एक चेंबर होता है जिसके अंदर हम लोग डालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -97, कितना होता है, -97 ही होता है ना शायद, होता होगा, ठीक है। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम लोग उस एम्ब्रियो को स्टोर करके रखते हैं। मेल और फीमेल का मीटिंग करा दिया, एम्ब्रियो बन गया, उस एम्ब्रियो को स्टोर करके रख दो। अब जैसे आपको जरूरत पड़ेगा वहां से एम्ब्रियो निकालो और उसका फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। सही बात है, तो ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीतु एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन। ऑलमोस्ट हम डन हो गए हैं, बस हमारे ये बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लेते हैं और आपका सेक्रेड ग्रुव्स देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बच्चों देखो हॉटस्पॉट्स मतलब क्या, हॉटस्पॉट्स मतलब एक छोटे से एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होना, छोटे से एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होना। जैसे अगर मैं हॉटस्पॉट्स की बात करूं तो टोटल पहले 25 हॉटस्पॉट्स थे, अब 9 और ऐड हो गए हैं, टोटल 34 हॉटस्पॉट्स, ठीक है। क्या होता है पता है बच्चे, ये सिर्फ 2% एरिया लेते हैं आपके प्लांट का, आपके प्लैनेट का, ठीक है, 2% एरिया ऑफ अर्थ, पर इनके पास ऑलमोस्ट 30% स्पीशीज होती है, समझ रहे हो, सिर्फ 2% एरिया में 30% स्पीशीज है, इतने सारे स्पीशीज सिर्फ एक एरिया में ही है। एंड दे आर ऑल्सो एंडेंजर स्पीशीज, समझ लो, ऐसे स्पीशीज भी हैं जो सिर्फ वहीं पे मिल रहे हैं और अगर वहां से एक्सटिंक्ट हो गए तो गायब हो जाएंगे, वो एंडेंजर स्पीशीज भी है वहां पे। सही बात है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 34 है, समझ में आई बात, ठीक है। अब ऐसे एरिया को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जहां पे है वहीं पे कंजर्व कर दो, उसके आजू बाजू बाउंड्री बना दो, अब यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, समझ रहे हो, तो वो स्पीशीज वहीं पे कंजर्व हो गई। दैट्स व्हाई इट इज अ इन सीतु कंजर्वेशन, सही है, दैट्स व्हाई इट इज अ इन सीतु कंजर्वेशन। अब इंडिया में कितने हैं, इंडिया में बच्चों 3 है टोटल, 3 हॉटस्पॉट्स है इंडिया में। एक है आपका हिमालयाज, हिमालयाज का जो रीजन है, तो मान लो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, इंडिया का मैप मुझे आता तो नहीं यार बनाने, मान लो दिस इज एन इंडियन मैप, ठीक है, मान लो ये इंडिया का मैप है, सही है, मान लो मुझे पता है नहीं है, पर मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है, ये भी क्या है, एक बहुत सारी बायोडायवर्सिटी है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। सो ये भी आपका क्या है, एक हॉटस्पॉट है। फिर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, देखो वेस्टर्न घाट ये पूरा है, ये पूरा, और इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के अंदर भी बायोडायवर्सिटी है बच्चों। ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से कंटिन्यू होता है श्रीलंका में, सही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बायोडायवर्सिटी सिर्फ कंट्री होती है, एक कंट्री में ही बायोडायवर्सिटी, ऐसा नहीं है, कंट्री से कंट्री फैल सकती है, सही बात है। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। एंड नेक्स्ट है इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन कहाँ पे, ये मेघालय साइड है शायद, यहाँ पे कहीं पे बंगाल साइड, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन, देख लेना कहाँ पे इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। सो दीज आर द 3 हॉटस्पॉट्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया। समझ में आ गया बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक टॉपिक और है बच्चों, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप देख लेते क्या होते हैं, क्या होता है देखो, सैक्रेड मतलब होता है, सैक्रेड मतलब क्या होता है, पूजनीय, जिस चीज की आप पूजा करो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रेड। ग्रुप्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सही है। अगर आप लोग गांव गए हो, ठीक है, कभी कभी अगर आप गांव गए हो, अगर आपका नॉर्थ साइड में गांव है या फिर आपके महाराष्ट्र में अगर आप कोंकण साइड में रहते हो, ठीक है, तो आप लोग ने अपने गांव में कभी किसी ने देखा होगा एक चीज कि वहां पे कुछ पेड़ के ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और गांव वाले उसकी पूजा करते हैं, सही है, उसकी क्या करते हैं, उसकी पूजा करते, सही बात है। और अगर उसको कोई काटने आ गया, मान लो गवर्नमेंट आई बोली मैं भैया इस पेड़ को काटना है, तो वो गांव नहीं काटने देंगे, बोलेंगे भैया ये हमारे भगवान है, आप हमारे भगवान को नहीं काट सकते क्योंकि हम इनकी पूजा करते रोज,
सही बात है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी लोग पूजा करते हैं, जो पूजनीय है, उसे हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। सही बात है। अब जो है सैक्रेड ग्रुप जहां पे है उसको वहीं पे कंजर्व कर दो तो इन सीटू कंजर्वेशन हो गई। और ये बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि देखो लोग खुद क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। लोग खुद बोल रहे हैं कि भैया इसको मत काटो, इसको कंजर्व करो, इसे रोका जाए, तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि भैया आपने क्या कर दिया, इसको कंजर्व कर लिया। समझ रहे हो? तो ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे पूरे एरिया जिसको लोग पूजा करते हैं, जो पूजनीय है लोगों के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स। और लोग ही क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो उसका कटिंग नहीं होती। समझ रहे हो? ठीक है, उसको काटा नहीं जाता। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए बच्चों, इस एग्जाम्पल को पढ़ लो। सैक्रेड ग्रुप समझ में आ गया? एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर कर देता हूं। देखो यही सब है हम लोग को पढ़ना इस लेसन में। ठीक है। अरावली हिल्स आप लोग को पता है इंडिया में, यहाँ पे राजस्थान में अरावली हिल्स है ना, ऐसे 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 अरावली हिल्स है यहाँ पे तुम लोग को पता है इस सरावली नहीं, अरावली हिल्स के वजह से ही राजस्थान में बारिश नहीं होती। देखो जो क्लाउड है ना, क्लाउड वो ऐसे सीधा निकल जाता है, जो क्लाउड है वो ऐसे सीधा निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती राजस्थान में। अगर मान लो यहाँ पे ये जो अरावली हिल्स है वो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो जो क्लाउड्स आ रहे हैं समुद्र की तरफ से ना, ये हिल्स क्या करते हैं, इसको रोक लेते और वहां पे बारिश करवा देते। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे लैटरल साइड में। समझ रहे हो? जिसकी वजह से राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये वन ऑफ द रीजन है। ठीक है। सो राजस्थान में क्या है, अरावली हिल्स, सैक्रेड गेम्स बोल रहा हूँ यार, देखो मेरे को सीरीज याद आ रही है, सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर खासी जंतिया हिल्स, ठीक है, कहाँ पे, ये मेघालय में, वहां पे ये है ये। फिर वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर ऑल्सो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जो वेस्टर्न घाट कोंकण साइड में रहता है उनको पता होगा। और जैसे सरजूता, चंदा और बस्तान करके जगह है मध्य प्रदेश में, वो भी क्या है, आपके सैक्रेड गेम फिर से बोल रहा हूँ, सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, चलेगा। लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं बच्चों, एक चीज और है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब देखो इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, तो किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया क्या? गवर्नमेंट ने, लोगों ने, कंट्रीज ने कुछ किया 2 समिट हुई है। ठीक है। समिट का वैसे कुछ रिजल्ट तो आया नहीं है, कुछ करते तो है नहीं ये लोग, सिर्फ बैठे थे एक साथ मिलके। तो 2 समिट आपको याद रखनी है। एक है आपका अर्थ समिट, ठीक है, एक है आपका अर्थ समिट, जो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहां पे है? ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील में है रियो डी जेनेरियो, वहां पे आपका अर्थ समिट हुआ था। कब? 1992 में। याद रखना, आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्थ समिट कहां हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो एक सिटी है, कहां पे? ब्राजील में। दूसरा समिट हुआ था बच्चों वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड समिट हुआ था। हालांकि ये लोग कुछ करते हैं नहीं, कुछ नहीं करते ये लोग, सिर्फ समिट करते हैं फालतू में। सही बात है। ठीक है, सो वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल एनर्जी पे 2002 में। कब हुआ था? देखो इसके 10 साल बाद हुआ था, 2002 में। कहां पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नाम की एक जगह, सिटी है, वहां पे आपका वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, सो यहां पे आपका इतना पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, यहां पे बच्चों आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये और ये कंप्लीट कर लिया। एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात करेंगे हम लोग, और फिर इस लेसन को हम लोग खत्म कर देंगे। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर में आप लोग ने बहुत सारी चीजें समझी होंगी, सीखी होंगी। सही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू, और फिर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही बात है। ठीक है, फिर हम लोग लाइव रिविजन शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को वापस समझाने की कोशिश करूंगा, जो जो टॉपिक रह गए हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो आप लोगों को बताऊंगा। लाइव सेशन में सारे बच्चे अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है वो भी बताऊंगा। अगर आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा हर लेसन बाय लेसन। सही है, एक लेक्चर, एक लाइव होगा जिसमें एक लेसन कंप्लीट करेंगे, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। सही बात है। ठीक है, सो लाइव अटेंड करना। अभी यहाँ पे आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा वहां पे मैं, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ 1 घंटे में पूरा लेसन खत्म करना है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गया। ठीक है, 50 मिनट में सिर्फ मेरा एक पार्ट हुआ है। देखो इतना सा पार्ट हुआ है खाली। कौन सा था? सिर्फ इतना पार्ट मैंने पढ़ा है, समझ रहे हो। ठीक है, सो पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं वहां पे,
पर हाँ मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज समझाने की। क्लियर है? ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और अगर बेल आइकन को भी ऑल पे सेट नहीं किया तो उसे भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आप लोगों की जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो। ठीक है, चलेगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।